जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी के प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ सदन के सदस्यों के बीच में हाथापाई तक हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद ये हंगामे शुरू हुआ। और सवाल यही है कि 370 इतिहास बन चुका है, ऐसे में इस पर राजनीति क्यों की जा रही है? आखिर कुछ लोगों का हिडन एजेंडा क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए, इसको ऐसे कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में इस मुद्दे को क्यों गरमाया जा रहा है? पहला कारण समझ में आता है, घोषणा पत्र में लिखा ही गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी भी मिली, तो जाहिर तौर पर वो इसके लिए इसको क्रेडिट देते होंगे, इस मुद्दे को तो कुछ करके दिखाना है। कई एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझेंगे, इसके मायने और इम्पैक्ट भी। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली पर लाए प्रस्ताव को लेकर हंगामा जारी है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हाथापाई तक की नौबत आ गई। जमकर धक्का मुक्की हुई, कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी के 3 विधायक घायल हो गए। लंगेट विधानसभा सीट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया था, जिसमें लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया और अहमद शेख से बैनर छीन लिया। अखनूर से बीजेपी के विधायक मोहनलाल भगत के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्पीकर का दायित्व है, वह पक्षपात से भरा हुआ है। विधानसभा में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रही थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, ये विधानसभा है, कोई मछली बाजार नहीं। मामला तूल पकड़ता गया और मार्शल के जरिए हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकाला गया। खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि क्या हमें बैनर दिखाने का हक नहीं है? बैनर में कुछ विवादित नहीं था। कश्मीर के लोग भी 370 की वापसी चाहते हैं। विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को 2016 में आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनसी विधायक शेख बशीर अहमद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि विरोध कर सकते हैं, लेकिन हाथापाई करना विधायकों का काम नहीं। प्रोटेस्ट करना राइट है, पोस्टर दिखाना राइट है। अगर आप डेस्क के ऊपर चढ़ जाते हैं या वेल में जाते हैं तो वो भी प्रोटेस्ट ही होता है। लेकिन अगर आप डेस्क के ऊपर चल के एक दूसरे को हाथापाई की तरफ जाएंगे तो ये किसी एमएलए का काम नहीं है, वो एमएलए हो नहीं सकता। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधानसभा में इस तरह हंगामा हो रहा है। हमारे 3 विधायक घायल हुए हैं। अनुच्छेद 370 और 35A अब इतिहास हो गया है। किसी भी कीमत पर इसे फिर नहीं लाया जा सकता। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे लोकतंत्र में आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये सच्चाई है कि धारा 370 सदा सदा के लिए खत्म हो चुकी है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग ही रहे। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 को हटाया था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में इसकी बहाली का वादा किया था, जिसके बाद सियासी संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चुनाव के दौरान बहुत बात हुई इस पर। आइए एक बार फिर, जब नतीजे आ गए, सरकार बन गई, सरकार ने कहा कि कोऑर्डिनेशन के साथ, केंद्र की सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए काम करेंगे। इसके बाद ये सब जो हो रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। यासिर जिलानी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसमें हमारा सहयोग करेंगे। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट, कई बार अमित जी ने अपनी बात को रखा है, इन मुद्दों को समझाया है। और सोहेल काज़मी साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को बड़ा अच्छे से जानते हैं, उनके साथ भी कई बार बात हुई। आप तीनों मेहमानों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। यासिर भाई, शुरुआत आपसे। देखिए, एक बात तो है, बीजेपी को छोड़ के सब इकट्ठा हैं, यानी 370 को लेकर कोई तो सेंटिमेंट होगा जिसको लेकर इतना हंगामा क्यों है ये हंगामा? पहले आप अपने नजरिए से बताइए। परवीन जी, देखिए, सत्ता भी मिल गई है उन लोगों को, लेकिन उन्हें इत्मीनान नहीं है। वो अनरेस्ट करना चाहते हैं कश्मीर के अंदर। और ये वही लोग हैं जिनका इतिहास आज इंजीनियर राशिद के भाई ने जिसमें पोस्टर लहराया है, जो अनैतिक एक तरीके से
पूरा का पूरा उन्होंने काम किया है। और लोगों की नाराजगी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने जो साहस दिखाया और जिस तरीके से वो घायल भी हुए हैं, एक मैसेज सामने से दिखा है कि ये वो लोग हैं जो कश्मीर में पीस की बात तो करते हैं, पीस नहीं चाहते, ये शांति की तरफ आना नहीं चाहते। ये सत्ता में आने के बाद भी बेचैन हैं, क्योंकि ये सत्ता में आने के बाद अपने मन की मर्जी वाली बात कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो इतिहास हो गया है, ये सब जानते हैं कि 370 और 35A वापसी नहीं हो सकता है। इनके अगर दिमाग में कहीं कोई कीड़ा भरा हुआ है कि ऐसा कुछ ये कर पाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। और कश्मीर के लोग भी, मुझे नहीं लगता है कि अब इनके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। वो जरा सा सी कश्मीर में चूक हो गई और सरकार इनकी बन गई है, तो इनको चाहिए कि कश्मीर की जनता के फलाह और बहबूद के लिए, यानी उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करें। जो केंद्र सरकार योजनाएं पिछले 7-8 सालों से वहां चला रही थी, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि इस तरह की तस्वीर सामने लाके पूरे भारत और दुनिया में अपने आप को शर्मसार कराएं। और ये करेंगे। अभी तो इन्होंने शुरुआत करी है, आज जिस तरीके की हरकत हुई है, ये कश्मीरियत पे, और जो अपने आप को कश्मीरियत के सबसे बड़े पुरोधा बनते हैं, ये लोग जिनकी सरकार बनी हुई और जिनके साथी तमाशा कर रहे थे, ये इनको भी सोचने की जरूरत है। नहीं, यही तो सवाल है जिलानी साहब कि ऐसा क्या वो जानते नहीं है? वो जनता के बीच गए, जनता ने उनको चुना है, अच्छे बहुमत से सरकार बनी है, इसके बाद वो कोई मैसेज तो देना चाह रहे हैं ना जनता को। आप ये कहें कि वो सिर्फ अनरेस्ट के लिए सब कर रहे हैं, तो ये कोई चुनी हुई सरकार ऐसा नहीं करेगी। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि इस पे कांग्रेस को आके अपना रुख साफ करना चाहिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्या इनकी मिली भगत से सारी चीजें हो रही हैं असेंबली के अंदर, या इन लोगों ने छूट दे रखी है कि आप करिए। और आप कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पूरे भारत में है, पूरे भारत के लोग भी कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, उनको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से कश्मीर में, क्योंकि उनकी सत्ता आ गई है, तो सत्ता की ताकत के मद में आप चूर कुछ भी करेंगे। ये मुझे लगता है कि आपने 2-3 पॉइंट का अनरेस्ट के लिए कर रहे हैं, पूरी जनता को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे कुछ पॉइंट आपने रखे हैं। शेख ओवैस जो कि प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो शेख ओवैस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। कुछ पॉइंट्स आपने यासिर जिलानी साहब के सुने हैं। मैं चाहूँगा कि एक थोड़ा सा ये ज़रूर बताएं कि एक बात जो शुरुआत में कही गई, बड़ा अच्छा भी लगा था तब, कि कोऑर्डिनेशन के साथ केंद्र की सरकार के साथ में चलकर हम कश्मीर के विकास की बात करेंगे। और जब ये सत्र शुरू हो रहा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि मामला ही दूसरा है, किस तरह का घमासान है। ये इन मुद्दों को छेड़ने का मकसद क्या है, जबकि सब जानते हैं कि 370 ऐसे बहाली नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया, और जितने भी वहां पे हमारे पैनलिस्ट, उनको मेरी तरफ से आदाब सलाम। तो रही बात जो आप कह रहे हैं कि इसको छेड़ने से तो कोई फायदा है नहीं, अगर आप ही कह रहे हैं कि कोई फायदा है नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है, तो बीजेपी को हाउस में हंगामा करने की क्या जरूरत है? वहां पे जो बीजेपी की जो मेंबर्स है, वो जो हंगामा कर रहे हैं 3 दिन से लगातार, हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि लगातार हंगामा कर रहे हैं, किस बात को लेके फिर कर रहे हैं, अगर कोई मायने ही नहीं रखता है। देखिए, हम झूठ का सहारा नहीं लेते, हम झूठ के नाम पे लोगों से वोट नहीं लेते। हमने लोगों को प्रॉमिस किया है कि बाय व्हाटएवर लीगल मींस हम 370 के जो है स्पेशल स्टेटस जो हमें देश ने ही दिया था, हम उसके लिए हम लड़ेंगे देश के ऐवान में, देश के सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी आवाज वापस से रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत बात है। अगर इनको लग ही रहा है बीजेपी वालों को ये कुछ है नहीं, तो फिर हाउस को प्रोसीड होने दे, आगे बाकी मुद्दे हैं उन पे फिर नहीं, ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है। हालांकि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि इसके मायने नहीं है, मैंने ये कहा कि इस तरीके से नहीं हो सकता। इसके मायने पर तो हमने बहुत डिस्कशन किए, काजमी साहब और अमित रैना जी उसमें मेरे सहयोगी भी थे, हमने खूब बात करी इसके बात को रख रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों ने प्लांट किया है। इंजीनियर राशिद के भाई को एनसी ने बिल्कुल ठेके पे दिया हुआ है कि आप असेंबली मत चलने दीजिए, आप इस तरीके का काम करिए। पर वो तो ये कह रहे हैं कि आप चिढ़ क्यों रहे हैं, आप चिढ़ क्यों रहे हैं, मतलब आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं, मतलब आपको चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो आप चिढ़ जा रहे हैं। आप भारत के अस्मिता और भारत की जो का सिरमौर जो राज्य जो यूटी है,
उसके अगर अगेंस्ट आके बात करेंगे तो बीजेपी के एमएलए मुंह नहीं देखेंगे। ठीक है। बीजेपी के एमएलए मैं आपको चाहता था करारा बीजेपी और जवाब नेशनल इस कॉन्फ्रेंस का तरीके पक्ष इस से पैनल देंगे। पर आ जाए, ये फिर आप अपने ध्यान रखें। बाकी के जब पैनलिस्ट के आपके पास प्रवक्ता जाऊं आके इस तो तरह की ठीक एनसी है। के प्रवक्ता इस तरह की बात करेंगे कि हम उसके साथ खड़े हैं, तो आप खड़े रहिए। फिर इस तरह के ड्रामे मत करिए कि हम हमने केंद्र के साथ मिलकर बात let me- करने वाले हैं, हम विकास पे बात करेंगे, हम एजुकेशन पे चर्चा करेंगे, हम वहां के let me- यूथ को आएंगे आप जिलानी साहब इस पर आएंगे। एक मिनट एक मिनट मैंने रुक ये जाइए। नहीं कहा कि फिर आप इंजीनियर ऋषि कश्मीरियों की को धोखा दे रहे हैं। जो पार्टी भाई के है लोगों हम को आप उनके धोखा दे रहे साथ हैं, में जिन्होंने आपको हम वोट उनके देके साथ में आपको जिनकी सिरमौर वजह से बनाया। आज हमारी सरकार है, वो है वो हमारे लोग हैं जिन्होंने हमको चुन के इस अरे आप ही के लोग असेंबली नहीं, के अगर हाउस में आपके भेजा लोग है। हैं तो क्या वो हमने लोगों आपके को लोगों ने प्रॉमिस ये किया है ठेका व्हाट रखा है, एवर लीगल ले रखा है मीन्स कि भारत के हम खिलाफ बात थोड़ा करेंगे। समझ तो देश लें, के फिर उसके बाद ये कयामत में यही देश होगा। के सुप्रीम कोर्ट के आप सामने दोनों की केस ये को वापस बातें खड़ा अंत करेंगे। तक चलेंगी, इसमें इसको तो थोड़ा प्रॉब्लम समझ तो ही नहीं लें, चाहिए कुछ। थोड़ा समझ हम तो कुछ लें। देश बाकी के पैनलिस्ट भी हैं। बाहर एक मिनट बात तो शेख नहीं भाई, कर रहे हैं हम। शेख ओवैस भाई, एक मिनट जिलानी साहब। काज़मी साहब, आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना और जो पार्टियों की तरफ से बातें आ रही हैं वो भी आपने सुनी है। 370 क्या ये जो मुद्दा उठाया गया सदन में चिढ़ाने के लिए है, घोषणा पत्र में रखा था तो वो तो जवाब देना ही है, उसके लिए है, इसकी वजह से वोट मिले ऐसा मानकर भी चलें तो उस पर कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं यूं तो। लेकिन ये जो अचानक से मामला सामने आया है, इसमें आप किसको ज़्यादा देखते हैं कि बीजेपी ज़्यादा नाराज़ हो गई है इस पर, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सोच समझकर प्लान्ड तरीके से, जैसा जिलानी साहब कह रहे हैं, इस मुद्दे को उठाया है? देखिए, जो हुआ 2-3 दिनों से और खासकर आज जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ उस मैंडेट को जो लोगों ने दिया है उसको झटका लगा है। और बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई जिलानी साहब बड़ा खूबसूरती से डिफेंड कर रहे हैं, करना भी चाहिए अपनी पार्टी को। और देखिए, मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मैं असेंबली में खुद भी 2 साल रहा हूं एज मेंबर, बेस्ट लेजिस्लेटिव अवार्ड कमेटी 2016 और 17 में। असेंबली का सर अपना रख रखाव है प्रवीण साहब, अपना आइन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसका जो लीगल कस्टोडियन है वो ऑनरेबल स्पीकर होते हैं और उनका स्टाफ होता है। और वहां जो काम करने की प्रक्रिया है वो बड़ी डिफरेंट है और उस प्रक्रिया पे ही सबको चलना पड़ता है। उसमें ये नहीं है कि एनसी का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है। और उनमें से उनका जो रखरखाव है वो असेंबली का स्टाफ और असेंबली का जो सिस्टम है वो जो है वो देख रेख करता है। तो असेंबली में जो पीपल सेंट्रिक बातें होती हैं या कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक बातें होती हैं, या जो आप कोई ऐसा चीज जो आप गवर्नमेंट के सामने लाना चाहते हैं, अब जो ठीक है रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन बहुत रेजोल्यूशन इससे पहले भी 96 जब 2/3 मेजोरिटी की सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो 99 में शायद ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उस वक्त की जो सरकार थी मरकज में उनको भेजा और उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा या डस्टबिन में फेंक दिया। वो प्रोरोगेटिव पार्लियामेंट का रहता है और पार्लियामेंट्री कमेटीज का रहता है कि वो क्या करते हो उन रेजोल्यूशंस को। बहुत से ऐसे रेजोल्यूशन थे जिनको देखा भी नहीं जाता है, बट रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वे में बनाना, असेंबली से पास करना, फिर ऑनरेबल गवर्नर को देना, गवर्नर से पास करके वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है। और आप प्री सेट माइंड लेके आ रहे हैं, एक प्री सेट माइंड लेके आ रहे हैं। और देखिए, डेमोस्ट्रेट करना भी एक हक है असेंबली में। आप प्ले कार्ड यूज करते हैं, आप पार्लियामेंट में भी देखते हैं कि बड़े पार्लियामेंटेरियंस प्ले कार्ड ले आते हैं, ऐसे शो करते हैं, या कोई फोटोग्राफ ले आते हैं वो शो करते हैं, या अपना एंगर या अपना गुस्सा जो है उन फोटोग्राफ्स के माध्यम से पार्लियामेंट का जो ध्यान है उसको आकर्षित करते हैं। तो वो एक सिविलाइज्ड वे है। लेकिन ये मुक्के मारने या ये सोचना, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि वो ही कस्टोडियन है सेकुलर क्रेडेंशियल्स की, और सारी बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल हित में नहीं सोचती हैं। तो ये बड़ा अनजस्टिस है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। आप 90 के 90 जो लोग हैं, जब आप बोल रहे हैं तो मेरे जहन में प्रवीण सर जी, मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए। 90 लेजिस्लेटर्स में से बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको अभी असेंबली का रखरखाव पता ही नहीं है। और होता ये है कि हर स्टेट में जब असेंबली सेशंस लगते हैं तो इन एमएलए को, खासकर जो नए एमएलए होते हैं, उनको असेंबली की प्रोसीडिंग्स पे काफी उनको परिचित करवाया जाता है, ट्रेनिंग दी या जाती उनके है, साथ मीटिंग्स की जाती हैं और उनको वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया जाता है। ठीक है, उनका गुस्सा है कि उम्र की सरकार बन गई, हम नहीं सरकार बना पाए, 5 साल से हम 50 का आंकड़ा पार करना चाहते थे, नहीं हुआ। गुस्सा है, गुस्से को आपने दर्शा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये है, every political party and every legislator has a right
to put his demands of his constituency towards his people in assembly. ठीक है काजमी साहब, ये एक आपने पहलू रखा। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि उनके एमएलए के साथ मारपीट हुई है, उनका ये पक्ष है। अब इस पे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि किसने किसके साथ मारपीट की है। बीजेपी के विधायक घायल हुए, ये भी खबरें आई, और ये अभी जिलानी साहब ने भी यहाँ पर बोला है। खैर, वो दोनों सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, उन दोनों को हम समझने का प्रयास यहाँ पैनल पर कर रहे हैं। अमित जी, अब पहले हमने इलेक्शन जब चल रहे थे, इस मुद्दे का कितना असर पड़ेगा जैसी बहुत सी बातों पर बात की थी। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे का कुछ असर पड़ा है। क्या है कश्मीर का मिजाज, और ये मुद्दा अभी आने वाले समय में किस तरफ है? एक तो दो बातें हैं, एक तो कश्मीर का विकास जो है, कई बार हम देखते हैं कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है सेंट्रिक मुद्दा, तो उसके बाद में बाकी के सारे मुद्दे एक किनारे हो जाते हैं, फिर लोगों का ध्यान भी उस पर चला जाता है। लेकिन क्या सचमुच 370 जो है वो उस मुद्दे को उठाना किसी गंभीरता को दिखाता है, या आपको लगता है कि बहुत सोच समझकर प्लान्ड, जैसे जिलानी साहब के वर्ड में कहूंगा, प्लान्ड तरीके से इसको रखा गया है ताकि शुरुआत ही इस तरह से हो जाए? देखिए, अभी जो पिछले 3 दिन में जो सदन में हुआ है उसको लेकर मुझे कोई अचंभा नहीं, निराशा जरूर हुई है मगर अचंभा नहीं। और हालांकि मैं कुछ समय के लिए जरूर शॉक में आया था इलेक्शन जीतने के बाद, जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला ने पॉजिटिविटी की बात करी थी, डेवलपमेंट की बात करी थी, तो मुझे लग रहा था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स से हटकर अब शायद एक नई पॉलिटिक्स करेगी। मगर कहते हैं कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटियां खाना नहीं भूलता है, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल है। तो 370 का मुद्दा लेकर आ गए वो। उम्मीद कर रहा था मैं कि जो आप बार बार पिछले 6 साल से कह रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट में इश्यूज है, कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, कश्मीर में पावर के इश्यूज हैं, कश्मीर में एजुकेशन के इश्यूज हैं, टूरिज्म के इश्यूज हैं, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट के इश्यूज हैं, आप उसको एड्रेस करेंगे। मगर आप वो मुद्दा लेकर आए हैं जिसको पता है कि आप कि कितने भी रेजोल्यूशन उस पर आ जाएं उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। मगर क्योंकि मुझे अपनी एक सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी निरंतर बरकरार रखनी है, और 70 सालों से मैंने एज अ पॉलिटिकल पार्टी ना कभी डेवलपमेंट की बात करी, ना मैंने कभी इंटीग्रेशन की बात करी। अगर मैंने बात करी तो मैंने रायशुमारी की बात करी, मैंने ऑटोनॉमी की बात करी, मैंने पाकिस्तान की बात करी। मैंने आज क्योंकि अब 370 हट गए तो मैं 370 की बात कर रहा हूँ और 35 की बात कर रहा हूँ। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं जो हमारी भलाई नहीं सोच सकते हैं, जो अपनी 370 इसलिए चाहते हैं कि उनकी दुकानें निरंतर बरकरार रहें। उमर अब्दुल्ला जब पिछली बार सीएम थे, एक उस स्टेट के सीएम थे जिसमें 370 अप्लीकेबल था, जिसमें हिंदुस्तान का आईन या संविधान के लिमिटेशन थे, और आज वो यूनियन टेरिटरी के सीएम है जहां पे मेरा एक ही सवाल इस पे अमित जी आपसे है, एक ही सवाल इसमें थोड़ा सा, क्योंकि आपने जो बात बोली उसी से, इसीलिए मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। ये तो पहले भी बोल के थे, आप जिस जनता को बोल रहे हैं उन जनता को बता के कि भाई 370 लाएंगे, हमको वोट दोगे, तो वो पहले ही बोल कर आए हैं इस बात को। नहीं, मैं ये नहीं कह, मैं तो कह रहा हूं कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं, मैं सरप्राइज नहीं हूं नोइंग कि नेशनल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे पॉलिटिक्स करती है। मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूं कि मुझे कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के बयान से इलेक्शन जीतने के बाद जो उन्होंने बयान दिए थे, मुझे उससे कहीं पॉजिटिविटी लगी थी, कहीं लगा था कि फर्क आएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। और ये बार बार निरंतर जो ये सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को अपीज करने का प्रयास चल रहा है, ये वरीइंग है। दूसरी एक बात और लूंगा, 10 सेकंड में और लूंगा, और भारतीय जनता पार्टी आज नहीं कह सकती है कि जो असेंबली में हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि देखिए झंडा किसने, वो प्लाकार्ड लेके कौन आया? इंजीनियर राशिद का भाई। हाथापाई किसने शुरू करी? सज्जाद लोन। ये दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं। सज्जाद लोन तो डार्लिंग है भारतीय जनता पार्टी के। सज्जाद लोन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं ये पिछली सरकार में बीजेपी के कोटा में। इंजीनियर राशिद की बेल कैसे हुई ये सारी दुनिया को पता है। तो उसके बाद अगर आपने बीज ही बोया था इलेक्शन के समय बबूल का, तो आज आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वहां कुछ और फल निकलेगा? तो आप उनको धक्का देकर असेंबली में भेजते हैं, उनको मुझे अमित रैना जी, इसीलिए इनका
अमित रैना जी का बोलना इसलिए पसंद आता है, ये दोनों तरफ सवाल डाल देते हैं। जिलानी साहब कुछ चीज़ों पे खुश हो रहे होंगे तो उन्होंने उनको भी डाल दिया, शेख साहब कुछ बोलना चाह रहे तो अभी थोड़ा शांत हो गए क्योंकि उन्होंने बोला नहीं, इन्होंने एक बात बोल दी जो मैं शायद बोलता। तो पहले आप बोलिए जिलानी साहब, ये अंतिम आया, फिर मेरे पास कुछ सवाल हैं शेख साहब के लिए, वो भी बोलना चाह रहे हैं। मैं बड़े एक्सपीरियंस सहाफी हैं काजमी साहब, उनकी बात को भी आगे बढ़ाऊंगा। और अमित रैना जी तो भाई हैं, नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये जानते हैं कि कौन गलत है और कौन क्या खेल खेल रहा है, ये अमित रैना जी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। जो मैंने पहले बात कही थी अनरेस्ट, मैंने काजमी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन्होंने बार बार कहा है कि विधानसभा जो आपके हल्के हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहां पे एक आबादी होती है और आबादी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करने के लिए लोगों ने, जो वहां की आवाम है, उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के अंदर भेजा है। मूलभूत सुविधाएं क्या है? हर जल में नल पहुंचना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छे स्कूल मुहैया कराने हैं, जो उस रिप्रेजेंटेटिव के सिस्टम में आता है। बिजली की व्यवस्था, अच्छी सड़क की व्यवस्था, और भी दो तीन जो चीजें हैं जो रेगुलर होती रहती हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं। ये हम विधानसभा वाइज हमारे एमएलए चर्चा कर सकते हैं, लेकिन और हमारे जो एनसी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनका तो मैनिफेस्टो में ही इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तब भी इन्होंने जनता को, आवाम को गुमराह किया था और आज भी गुमराह कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को मालूम है कि ये नहीं हो सकता। इसका एक पूरा प्रोसीजर है, लीगल सिस्टम है, जब उस पूरे के पूरे कवायद को आपको पूरा करना होगा। मेरा इन लोगों से सिर्फ ये कहना है कि अब भी आप घाटी को बख्श दें। घाटी में जो आपके लोग हैं, अपने लोग हैं, वो बेहद गरीब हैं, वो दूसरे राज्यों में, दूसरे सूबों में अपनी जीविका को ढूंढने हर साल निकलते हैं, लेकिन आपके कायद, ठीक है, ये बात तो होगी, लेकिन जो बात आई थी सज्जाद लोन और राशिद इंजीनियर वाली, उस पर एक टिप्पणी कर दें ताकि। सज्जाद लोन पे आ रहा हूं। और जो नाम अमित भाई ने लिया है, आप बताइए कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रही है, आप पिछले 7-8 साल में कश्मीर में देखिए कि कश्मीर को क्या केंद्र की सरकार ने क्या नहीं देने की कोशिश करी। केंद्र की कश्मीर के लोगों ने या घाटी के लोगों ने, आएंगे ना इस पर जिलानी साहब, ये लंबा हो जाएगा एक, क्योंकि चर्चा एक सिरे से चल रही है, ले सकते हैं, एक सिरे से चल रही। मैं चाह रहा हूं कि इसको एड्रेस कर दें, तो इन इश्यूज को तो उठाएंगे। अभी हमारे पास पूरा एक सेगमेंट बाकी है, उसमें मैं दर्शकों से भी वादा करता हूं कि बने रहिए, आपको कश्मीर का ये मुद्दा पूरा सांगो पांग समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सज्जाद लोन राशिद इंजीनियर वाले पे आप थोड़ी सी एक टिप्पणी कर दें तो मैं इनसे, शेख होवेस साहब से। भाई हैं, इनकी नाराजगी हो सकती है, ये जोड़ सकते हैं कि कैसे है। भाई उनका एक पूरा का पूरा प्रोसीजर था, ये भी हिंदुस्तान देख रहा था। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बिल कैसे मिली ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं एज ए लॉयर भी सारी चीजें समझता हूं और अमित भाई भी समझते हैं सारी चीजों को। दूसरे जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीर में अपने आप को दिखाते कुछ है, सामने से दिखता कुछ है और वो करते कुछ और है। ये लगातार कश्मीर को इन्हीं लोगों ने धोखा दिया है। इनका खुलकर सपोर्ट करना होता तो तभी कर दिया होता, अब क्या होगा, छोड़ दीजिए उसको। साथ लेके चलने की कोशिश करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को बार बार वहां तोड़ा गया। चलिए शेख साहब, एक तो आपकी सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी, ये मैंने, अमित रैना जी ने अभी अभी बात कही है, तो ये दो चीजें, सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी को आप बरकरार रखने के लिए ये कर रहे हैं। दूसरा, आपको अगर करना ही था, जिससे वो सरप्राइज थे जिस बयान से कि हम केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन से चलेंगे, तो जो चुनौतियां हैं कश्मीर को बेहतर बनाने के कार्य हैं, उन पर पहले काम होता। रैना जी ने अपना तो बहुत अच्छा फरमाया सज्जाद लोन के बारे में भी, फिर इंजीनियर रशीद के जो भाई है उनके बारे में भी। उसमें मैंने देखा कि जो हमारी बीजेपी के फ्रेंड है वहां पे उनके पास तो उस चीज को लेके जवाब ही नहीं। यही तो इन्होंने किया, जहां पे इनको कार्ड, जहां पे इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, उससे पहले पीडीपी वाले देशद्रोही थे, फिर उन्हीं के साथ उन्होंने सरकार बनाई। जो सज्जाद लोन की बात कही, जिन्होंने सेपरेटिज्म लाया जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका मोदी जी छोटा भाई और वो बड़ा भाई छोटा भाई का नाता। रही बात अमित जी की, जो ये कह रहे हैं कि उमर साहब का जो स्टैंड, हाँ उमर साहब उसी स्टैंड पे है कि
देश के प्रधानमंत्री है, लाइक कि वो उनके साथ काम करना ही करना है। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में 370 तो छोड़ दो, ये एक स्पेशल स्टेटस है। ये मुझे लगता है कि ऑलरेडी 11-12 स्टेट्स में तो ये देश में है ही। तो अगर हम स्पेशल स्टेटस के लिए बुखार लगा रहे हैं कि हमें जी हमारे लोगों को चाहिए, तो उसमें आपत्ति क्यों है? लाइक कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? आप हाउस को आगे चलने तो दीजिए। लाइक फिर आपको मुद्दे चाहे बेरोजगार को ठीक लेके है। हो, बिजली को लेके हो, चाहे टूरिज्म को लेके हो, सब मुद्दे आगे आ जाएंगे। मगर लोगों के जो एस्पिरेशंस थे, देखिए हम लोगों के साथ धोखा नहीं मैं कर आऊंगा, सकते। ये लोगों मुद्दा तो को मैं बोला डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि भारत के अभिन्न हिस्से के तौर पर जैसे भारत के किसी अन्य यूटी का या अन्य राज्य का विकास हो रहा है, उसी तरीके से उसी तर्ज पर कश्मीर का विकास होना चाहिए जैसी सोच है। लेकिन देखिए कितनी व्यवहारिक है, इसको भी समझेंगे। दूसरा ये बात भी सही है कि 370 को लेकर जिस तरह की खींचतान हुई है, उसमें अभी तक की जो चर्चा हुई है उसमें अब ये दो पहलू आ गए कि ये कर कौन रहा है, इसके लिए बीजेपी कितनी जिम्मेदार है या बाकी कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि बीजेपी बनाम बाकी जैसी स्थिति यहां पर हो गई है। पूरे मामले में क्या आप एक तरफा ये मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये जो है पूरा माहौल खराब किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगा था, मुझे दुरुस्त करिएगा, या आपको लगता है कि दोनों तरफ से खींचतान है? देखिए, मैं हमेशा आपके चैनल पे, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देखती है, और डिबेट्स का मतलब भी होता है कि वो कान जो सिर्फ चापलूसी की बातें सुनते हैं, वो हुक्मरान जो सिर्फ अपने कैडर की बात सुनते हैं और उस पे एक्ट करते हैं, तो डिबेट्स में जब आप डिफरेंट वैरायटी के लोगों को बिठाते हैं अपने अपने ओपिनियंस के साथ, जो अमित जी ने कहा, जैसे जिलानी साहब का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे एनसी के भाई का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरह नहीं ले लेना कि मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ। मैं 30 साल से उनके साथ दोस्ती है मेरी, 35 साल से, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ओपिनियन की बात है, एज ए ओपिनियन मेकर मैं आपको बता दूं, जहां 10 सालों में मोदी लेड सरकार ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदली, सड़कों को लेके, फ्लाईओवर्स को लेके, पीस को प्रिवेल करने के लिए लोगों के दिल जीते, आके यहाँ कहा खुद इंटरनेशनल योगा डे पे कि हम स्टेटहुड देंगे, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा अमित शाह साहब ने कि स्टेटहुड देंगे। अगर ये स्टेटहुड पहले दे देते, जिस तरह के लोगों के दिल ये जीत रहे थे, तो मैं समझता हूँ आज इनकी सरकार होती, 4-5-6 वो लेजिस्लेटर और इनके बने होते, लेकिन नहीं किया। लेकिन संविधान में जहां बहुत अच्छी चीजें इन्होंने की, वहां 2-3 जो मैं समझता हूं इल एडवाइस चीजें हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की इस पावन धरती पे हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट नहीं था। ये जो पोलराइज करके हमारी असेंबली इलेक्शन हुई है, मैं एज ए सिटीजन, मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन उसका रिजल्ट जो है लोगों ने दिया आपको। 29 के एमएलए दे दिए आपको हिंदू सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और 42-43 दे दिए मुस्लिम सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और वो जो टकराव है वो आपको असेंबली के फर्स्ट डे पे, काज़मी सर, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं काज़मी साहब, लेकिन मुझे एकदम से डाइजेस्ट नहीं हुआ कि और थोड़ा और हम सबको करेक्ट करिएगा, क्योंकि सुनने वाले आम दर्शकों में ये भी पता लगे कि जम्मू कश्मीर में पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। तो तब जबकि अमित रैना जैसे एक्टिविस्ट बैठे हों जो कश्मीरी पंडितों की हालत पर इतना लंबा व्याख्यान हम उनका सुन चुके, उनका दर्द सुन चुके, उनके आंसू देख चुके, और वहां पर ये नहीं हुआ और ये पहली बार हो रहा है, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक स्टेटमेंट है आपका। मैंने आपसे कहा कि मुझे भी दुख हुआ, पोलराइजेशन का बहुत दुख हुआ, और नहीं होना चाहिए था पोलराइज। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है आपसी रवादारी का, बीइंग ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट ऑल्सो, तब भी कभी नहीं हुआ यहाँ। इसी की रिटेलिएशन में उमर ने आते ही जम्मू प्रोविंस को जो एक्विजिशन उन पे लगती थी कि जम्मू के साथ भेदभाव है, तो उन्होंने 5 में से 3 मिनिस्टर जो है जम्मू प्रोविंस के बनाए और पीर पंचाल के बनाए। देखिए सीधा सवाल, देखिए मुझे अमित साहब एक सेकेंड मुझे कंप्लीट करने दे, फिर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए बड़ा दुख होता है, पोलराइज नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। अब उसकी रिटेलिएशन में कुछ चीजें जो है वो होती हैं। देखिए इलेक्शंस में पीपल्स विल प्रिवेल करती है, और पीपल्स विल आपने देख ली किस तरह से प्रिवेल कर गई, और वो उसके नताइज आपके सामने हैं। अब मैंडेट आ चुका, असेंबली बन चुकी, उस मैंडेट को सलाम कीजिए। अब जिस मैंडेट के लिए आप असेंबली में बैठे हैं, उन मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। देखिए फिर इलेक्शन होगी, फिर अच्छे
काम जो होंगे, अच्छे लेजिस्लेटर जो दोबारा चुने जाएंगे। लेकिन आप कुछ चीजें डिक्टोरल सिस्टम से आपने इन्वेंट की जम्मू कश्मीर में, जो लोगों ने नकार दी। इस बात को मानने की जरूरत है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेताओं को भी कहता हूं जो मेरे से बात करते हैं, और जो उनके जो थिंक टैंक्स हैं उनसे भी बात करता हूं। ये नहीं होना चाहिए था जम्मू कश्मीर में। एक सामान्य तौर पे पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी पे वोटिंग होनी चाहिए थी। और ये अब मैंने आपसे कहा, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, और उसी का नतायज है कि आगे ये मुश्किलें जो है, अब ये जब जम्मू में ये असेंबली सेशन लगेगा, यहाँ कुछ और तरह की आपको चीजें मिलेंगी, दो हिस्सों तब भी में हम बढ़ आपके गया साथ डिबेट करेंगे। जम्मू कश्मीर। एक काजमी साहब की बात ऐसे समझिए, दो हिस्सों में बढ़ गया है, पोलराइजेशन से उनका मतलब है, और इसके बड़े गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। अमित जी, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि निश्चित तौर पर वो बिल्कुल दूसरी तस्वीर को दिखाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, देखिए, मैं काजी साहब की बात से सहमत हूँ कि कश्मीर में पोलराइजेशन अब हुआ है। इससे पहले तो हुआ ही नहीं था। इससे पहले तो 5 लाख लोग अभी भी अपने घर में ही रह रहे हैं। हजारों की संख्या में जो मारे गए वो भी आज खुशी खुशी पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। हाँ, पोलराइजेशन तब होता है कि स्टेट में जब एक दूसरी कम्युनिटी रहती हो। कश्मीर में तो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ही नहीं, तो पोलराइजेशन कहाँ से होगा? और अपनी ही बातों को निरंतर कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रहे हैं। खुद ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे काम करे पिछले 6 साल में। खुद उन्होंने कहा कि सड़कें बनी हैं, डेवलपमेंट हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अगर ये सब सच है तो फिर कश्मीर ने डेवलपमेंट को छोड़कर, देखिए आप समझिए, पिछले 6 साल में बंद 0, स्कूल एजुकेशन डेज लॉस 0, स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट 0, 60% ड्रॉप इन टेररिस्ट किलिंग्स, टेररिस्ट सिविलियन किलिंग्स। आपके हर पैरामीटर पॉजिटिव है। उसके बाद भी कश्मीर जाके वोट करता है एक ऐसे एजेंडा पे जो डिवाइसिव है, जो सेपरेटिस्ट इन आइडिया है। किसको वोट करता है? ऑटोनॉमी को। किसको वोट करता है? 370 को। किसको वोट करता है? 35 को। और जम्मू हर बार खामियाजा भुगतता है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र की बात करता है, वो डेवलपमेंट की बात करता है। ये वोट हिंदू मुस्लिम और हिंदू मेजॉरिटी वर्सेस मुस्लिम मेजॉरिटी का नहीं था। ये वोट था कि एक सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर ने चूज किया डेवलपमेंट को, चूज किया नेशनलिटी को, देश को सर्वप्रथम माना, और एक सेक्शन ने वोट किया सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को, डिवाइसिव पॉलिटिक्स को। और ये बड़ा साफ क्लियर ये है। अगर काजमी साहब की बात सच है और लोग मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई है, तो क्यों नहीं दिए तरक्की को वोट? क्यों भी आज हम वो गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं? Why do you want to flog a dead horse? क्योंकि आज भी वो जहनियत है, और जब तक आप उस जहनियत पे काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ व्हाइट वॉश कर सकते हैं कि कश्मीर में पोलराइजेशन पहली बार हुई है। जिस स्टेट में आपने 5 लाख लोगों को इसलिए स्टेट सब्जेक्ट नहीं दी क्योंकि वो हिंदू और सिख है, वो मुसलमान नहीं, आप उसमें पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। जिस स्टेट में आपने गोरखा समाज को जगह नहीं दी क्योंकि वो मुसलमान नहीं, आप उसमें पोलराइजेशन की बात करते हैं। दौड़ के जो तिब्बत से आए मुसलमान है, तो स्टेट सब्जेक्ट दे दी गई। रोहिंग्या आए, दौड़ के आए, उनको स्टेट सब्जेक्ट दे दी गई। मगर जो इस देश के बाशिंदे हैं, जो वाल्मीकि समाज है, उनको स्टेट सब्जेक्ट नहीं दी गई। तो पोलराइजेशन तो हमेशा थी। प्रयास अब ये होना चाहिए था कि पोलराइजेशन कैसे खत्म करी जाए। और ये कोई उमर अब्दुल्ला ने कोई कमाल नहीं किया कि जम्मू कश्मीर में एक डिप्टी सीएम जम्मू से दे दिया, कोई एहसान नहीं हुआ। ये हर सरकार में होता था, जम्मू को खुश रखने के लिए, जम्मू के मुंह में लॉलीपॉप रखने के लिए, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, एक डिप्टी सीएम बना दिया जाता था। पहला डिप्टी सीएम है क्या कोई जम्मू कश्मीर में जम्मू से? हर सरकार में डिप्टी सीएम एक जम्मू से होता था। उसके पास पावर कितना होता तो वो तो खुदा ही जानता है और सरकार ही जानती है, मगर बिल्कुल शोबाजी के लिए, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए जम्मू से डिप्टी सीएम दे दिया जाता था। डिविसिव पॉलिटिक्स, बंटवारा, एक तरीके से मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे 2 पॉइंट ऑफ व्यू जब मिले तो एकदम से फिर चिंता होने लगती है यहाँ बैठे। हालांकि मेरे चिंता करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन शेख साहब, एक बात तो बहुत साफ है कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर क्या वहीं जा रहा है। थोड़ा मुझे बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल व्यू, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को जानते हैं, बाशिंदे हैं, उसकी बेहतरी चाहेंगे हर तरीके से। एक तरफ एक सोच है, काजमी साहब ने भी उस बात को रखा कि एक डेवलपमेंट की बात हुई, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने, या स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं में कमी आना, आतंकवाद की घटनाओं पर पूरी तरह से एक तरह से उसको रोकने के प्रयास करना, और उसमें बहुत हद तक सफल भी होना। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक बार फिर क्या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स वहीं चली गई जिसके लिए वो बदनाम थी, यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में 2 हिस्सों में बंट जाना।
और ये चिंताजनक है अगर ऐसी स्थिति तो है। आपने दोनों की बातों को भी सुना है, इनको भी नजर में रखते हुए मेरी इस शंका का थोड़ा समाधान करें। मुझे तो मतलब मैं तो पहले जो आपने कहा कि पथराव रुके, चीजें, टेररिज्म की जो एक्टिविटीज थी वो कम हुई। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, पथराव था, चीजें ठीक हुई, बट मैं वापस से इस चीज को दोहरा रहा हूं कि मतलब डेवलपमेंट और 370 में आपस में क्या मिलाप है। अगर ये कह रहे हैं कि 370 से, मैं रैना जी का ही वो पर्सपेक्टिव लूं जो बीजेपी का जो था कि 370 से जी मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो गई, ये होगी। मिलिटेंसी अभी भी चल रही है, हमें भी उसके लिए, अभी हमारी पार्टी पावर में है, अभी यूटी में है हम। ये जो हमारा एलजी है यहाँ पे, अभी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उनके पास है। हमें भी, मुझे आने वाले टाइम में जब स्टेटहुड मिलेगा, हमें भी मिलिटेंसी को देखना पड़ेगा। जहां रही बात, आप 370 और डेवलपमेंट को आप मिक्स कर रहे हो। 370 एक स्पेशल स्टेटस हमारे देश ने हमको दिया, देश के कानून ने हमें दिया, तो हम चाहते हैं कि वो हमें वापस मिले। हमें अच्छा नहीं लगा लोगों को, हमने खुला बोला 370 के नाम पे हमने वोट लिए कि हमारा एक स्पेशल स्टेटस हमारे देश ने दिया था, जो कि बीजेपी ने लिया। हम उसके लिए लड़ेंगे, हम उसके लिए फाइट करेंगे बाय मींस ऑफ लॉ, तो हम उसको वापस लाएंगे। हमने लोगों के पक्ष में रखा। अगर आप टर्न आउट देखोगे लोगों का, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि 62 सीट्स जो है वो है पक्ष जिन्होंने रखा है कि 370 जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस आना चाहिए। तो इसमें गलत बात क्या है? अगर आप लोगों ने हटाया, आप लोगों ने ऐसा हरबा यूज किया, 1 साल पूरे कश्मीर को आप लोगों ने जेल बनाया, आप लोगों ने इंटरनेट काट दिया, लैंडलाइन काट दिए, मिनिस्टर्स को अंदर डाल दिया, सीएम्स को आपने उस टाइम पे डेमोक्रेसी का मजाक बनाया। हम वो लोग हैं नहीं। हम चाहते हैं कि जो भी चीज हो बाय मींस ऑफ लॉ, हम आने वाले टाइम में उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मतलब मुझे समझ नहीं आता सेपरेटिज्म ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। हालांकि जिस कानून की बात आप कर रहे हैं, देश ने हमें ये कानून जी, पांच जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इसको हटाया था ना, सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया। वहां पर आप जिन चीजों को कह रहे हैं कि वहां पर हालात खराब ना हो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश। शेख साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आप खुद ही मानते हैं कि 370 आपका 5 बेंच, इससे पहले 3 बेंच ने 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन 370 के फेवर में दिया था। आज 5 बेंच ने, इन्होंने क्या सुनाया उनको, हमें अभी तक हम उसमें। अमित रैना जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट अमित रैना, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया हमारे सर आंखों पे। उन 3 केसों के नाम बताइए। सकता है अभी केसों के नाम हम भी बता दीजिए। अपना रोड मैप बाय मींस ऑफ लॉ बना सर, रहे 3 हैं। केसों के नाम बता दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 370 को वैध माना है। प्लीज 3 केसों के नाम बता दीजिए। में है हम, हमारा 370 से पहले किन केसों में? शेख साहब देश के ऐवान शेख में, साहब, देश की सुप्रीम कोर्ट में रखना। शेख साहब क्या होता, एक मिनट सुनिए, अमित रैना जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मैं आपसे शेख साहब सवाल पूछ रहा हूं, जब आप ये बार बार 3 केस कह रहे हैं कि 370 ने को वैलिड माना गया, 370 को वैलिड, 370, एक तो पहले आपको शायद केस ही नहीं पता 2019 का केस क्या था। 370 को कभी इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं। केस कोर्ट में गया था कि जो उसको हटाने का तरीका था क्या वो वैलिड था और क्या हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल वैलिड था और हटाया जा सकता है। अब जो आप पिछली बार 3 केसों की बात करें, उन 3 केसों का नाम बता दीजिए जरा। आज जनता भी जान ले, जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 3 केस 370 को लेकर, कहां पे 370 चैलेंज हुआ है? 3 केस का नाम देंगे आप जिसमें 370 चैलेंज हुआ है, बताइए जरा। मैं एक का बता दीजिए, 370 छोड़ दीजिए। 3 बार ये कोर्ट्स में ये नाम बताइए, केसेस का नाम बताइए, आई वुड केसेस का नाम बताइए, सॉरी केसेस का नाम बताइए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किसके साथ था केस? 3 केस जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ही केस हुए होंगे ना। उन 3 केसों का नाम बताइए और साल बताइए। एक तो आप ही के पंडित बरादरी में थे संपत प्रकाश जी, उन्होंने भी इस चीज में फाइल किया था। क्या केस था वो? नहीं, संपत प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या था बताइए जरा। दूसरा केस था प्राणनाथ कौल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों केस बताइए। आज मैं आपको केस बता रहा हूं, दोनों बताइए। केस के क्या थे वो केस?
मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आपको नाम भी बोल दिए। अब आप मैं बता तो रहा हूं, बोले कि प्राणनाथ कौल वर्सेस वहां यूनियन पे ऑफ क्या इंडिया, हुआ संपत क्या नहीं प्रकाश हुआ, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप केस क्या वो है? आपकी ड्यूटी है। केस क्या अगर है? आपको है, केस आप क्या चेक है? कीजिए केस क्या कितना थे? सही है कितना गलत है। क्या केस थे? संपत प्रकाश का केस क्या था? बताइए जरा। 370 को लेके कि ये जब आपको परमानेंट है पता ही नहीं, नहीं आप है क्या तो बात करने आते थे? संपत प्रकाश का वही केस था इमरजेंसी में डिटेंशन, 370 जेएनके में अप्लीकेबल है। क्या इमरजेंसी में डिटेंशन वैलिड है कि नहीं है कश्मीर में, क्योंकि 370 अप्लीकेबल है? दूसरा केस था प्राणनाथ कौल का, जो लैंड टू टिलर एक्ट, इलीगल एक्ट, जिसमें हिंदुओं के साथ जुल्म करने का निरंतर प्रयास किया गया। लैंड टू टिलर एक्ट को लेकर प्राणनाथ कौल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जेएनके गवर्नमेंट का केस है, जिसमें लैंड टू टिलर एक्ट को इनवैलिड बताया गया और 370, और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 370 वहां है इसलिए वो एक्ट वैलिड है। तो इसमें 370 को लेकर कहां की लीगलिटी की बात हुई? 370 लीगल, मुझे कौन से बताइए किस 300 यूनियन ऑफ मुझे इंडिया ने कभी बताइए कहा 370 370 इलीगल केस था? हमारे देश किसी ने के कहा 370 इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन था? से ये आया कि सुप्रीम वो कोर्ट में कहीं 2019 पाकिस्तान में जाने गया से कि आया। क्या उसको निकाला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने गॉट कहा इट, बिल्कुल ये निकाला जा इंटरेस्टिंग सकता था, है। इसलिए मैं इसमें बीच में नहीं आया, ये इंटरेस्टिंग था। देखिए, ये और जुओं मैं की दुकान नहीं नहीं, मैं बार-बार ठीक है, लोगों को आप मैं थैंक्स भी बोलना चाहूंगा अमित जी, क्योंकि आपकी समझ हमसे ज्यादा गहरी है, और क्योंकि वकील भी हैं यासिर जिलानी साहब, बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। देखिए, अभी एनसी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेशल स्टेटस था, हम लेके रहेंगे। आपके स्पेशल स्टेटस में आपने दिया क्या कश्मीर के लोगों को, और भारत के लोगों ने क्या देखा वहां से? आपने दिया 90 का वो पंडित भाइयों का नरसंहार, आपने दिए पत्थरबाज, आपने दिए गरीबी, आपने दी मुफलिसी, आपने कश्मीर को गर्त में ले जाने का काम किया। जब स्टेटस आपके पास था, जो सीना चौड़ा करके बार बार आप लोग कह रहे हैं कि हम अपने स्टेटस को लेके रहेंगे, कभी आपने सोचा है, कभी आपने दिमाग लगाया है कि आप लोगों ने क्या कश्मीर के साथ किया? उस स्टेट को, जिस स्टेट में लोग, दुनिया भर के लोग आपके यहां आना चाहते थे, वो स्टेट एक ऐसा था जहां फिल्में शूट होती थी लेकिन फिल्म कोई देख नहीं सकता। मुहर्रम जैसे त्योहार का कभी किसी ने जुलूस नहीं निकाला। 30-32 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की वजह से कश्मीर के लोग मुहर्रम जैसे त्योहार को मनाने में कामयाब हो पाए। शेख साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, शुरुआत आपसे। मैं चाहता हूं कि जो हमारे वहां पे बीजेपी के जो फ्रेंड है, आप वही फॉर्मूला जब वाजपेयी जी ने कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत का जब उन्होंने किया था, जब बॉर्डर्स खोले थे, जब वो करे तो अच्छा हो जाता है। जब हम इस बारे में बात मीठा करें मीठा कि हम गपगप और मनाएं, कड़वा कड़वा थू थू, ये कैसे चलेगा? रिपोर्ट्स के साथ बात सब की कुछ आप जाए, अपने उस टाइम अकॉर्डिंग चाहते पे हैं। इनको देखिए, लंबी लगती है। तो परवीन ये जी, भी मैं अपना आपको एक बता दूं, मेरी क्लियर बात स्टैंड रह करें। गई थी। मैं काजमी साहब की बात को, जो पोलराइजेशन वाली बात काजमी साहब ने कही ना, उसका मैं उन्हीं के फैक्ट चेक को थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा। उन्होंने उस फैक्ट को, आपने कहा ना कि आप बड़ी मोहब्बत रखते हैं, हम लोग भी बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में इकलौता प्रवक्ता हूं कि परवीन जी कैसे भी सवाल कर दे, जवाब जरूर मिलता है, और जवाब तर्क के आधार पर देता हूं। आपने जिस पोलराइजेशन की बात करी, आप उन इलाकों तक मुझे लगता है कि आपकी सहाफत नहीं पहुंच पाई। गांदरबल से लेके पामपोर, और पामपोर से लेके गुलमर्ग होते हुए अनंतनाग के उन मदरसों और उन गलियों के पंचायत में नहीं पहुंची जहां पे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। इस पे चर्चा क्या खुल के नहीं होनी चाहिए? भारत में क्या क्या नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लिए, घाटी के लिए? कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसको हमारे वजीर आजम ने अपना कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित करने की कोशिश नहीं करी हो? लेकिन जब वोट डालने की बात हो गई तो आपने एक तरफ लाके उनको खड़ा कर दिया, और उन लोगों को जो बेहद अच्छे लोग हैं, बेहद मासूम लोग हैं, जो हमारी जनता है, नहीं, मुझे लगता है ये पॉइंट हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। शेख साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, तो ये पॉइंट इतना सामान्य बिंदु भी नहीं है कि इसको हम ऐसे ही यूं ही बात कर जाएं। लेकिन एक बात है, एक मिनट, सोहेल काजमी साहब, एक बात तो है, क्योंकि पॉइंट आपने ही छेड़ा था, वहीं से देखा आपने चर्चा जो है कहां की कहां चली गई है। लेकिन ये बात तो सही है, आप एक तरफ कहते हैं कि इन्होंने कर दिया, एक तरफ आप विकास की भी बात करते, तो फिर विकास पे ही हो जाना चाहिए था ना वोट। इन्होंने तो जो काम करना था किया, उसके बाद में ऐसा क्या हो गया जिसको आपने पोलराइजेशन का नाम दे दिया नतीजों के बाद? बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं। मैं 92-93 में प्रैक्टिस करता रहा श्रीनगर हाईकोर्ट में, जिलानी साहब।
मैं समझ सकता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वही तो पोलराइजेशन की बात मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ भी तो जम्मू प्रोविंस में बहुत कुछ बोला गया। देखो यार, सुन तो यार, एक मिनट सुन तो लो। और मेरे भाई, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने या किसी और ने कहा कि अगर डालोगे तो काफिर हो, तो यहाँ भी बहुत कुछ बोला गया। जहां तक अमित रैना साहब मेरे भाई हैं, ये इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कश्मीर अफेयर्स को लेके। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ट्रस्ट डेफिसिट डोगरास और कश्मीरीज के बीच में पिछले 10 सालों में एक दूरी, जो गैप बन गया, वो भी एक बहुत बुरी चीज है, जो नहीं होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर एक कंपोनेंट है। जम्मू कश्मीर आपसी रवादारी का एक ऐसा स्टेट था जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, ये तो आप मानेंगे ना। और उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं। बिल्कुल मानता हूं। लीजिए, तो मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, दरबार मूव से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको फायदा होगा। आपका केस कोर्ट श्रीनगर कोर्ट में होगा, वहीं अटेंड करना है, या जम्मू कोर्ट में। लेकिन दरबार मूव से एक रवायत, मोहब्बत की रवायत, एक इकोनॉमी की रवायत जम्मू कश्मीर को जोड़ती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि 200 करोड़ खर्च होता है। आज हर कमिश्नर सेक्रेटरी अपने लैपटॉप पे अपना दफ्तर चलाता है। उसका कहीं कोई 500 ट्रक आपको फाइलों के लेके जाने और लाने नहीं थे। देखिए, मोहब्बत कायम दायम रहे। हम सब भाई हैं, हमारे पंडित भी हमारे भाई हैं, सरदार भी भाई हैं, मुसलमान भी हैं। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह खिला रहे, इसके लिए काम करने की जरूरत है। जहां काम नहीं हुआ वहां वोट कम पड़े और वहां पोलराइजेशन होगी। आप जाके आने वाले दिनों में जब जम्मू में असेंबली लगेगी, आप यहाँ भी हाल देखना, हम दोबारा डिबेट में बैठेंगे। और ये जो मुसीबत है, ये जो नासूर पैदा कर दिया, ये बढ़ता जाएगा और फिर एक दिन आएगा इसको थोड़ा सा मुसीबत से काटना होगा। यही पॉइंट था मेरा आखिरी, कि क्या ये बढ़ता जाएगा। अमित रैना साहब, बहुत शॉर्ट कमेंट, क्या ये बढ़ता जाएगा? यही मेरा पॉइंट है। काजमी साहब जो कह रहे हैं, यही मैं अंत में जानना चाहता था। हालात, मतलब ये तो आगाज है, ये सरकार आगे चलनी है, इसका अंजाम या यहाँ पर क्या होगा? हम विकास के बारे में सोच रहे थे, कश्मीर की एक नई इबारत 370 के बाद सोच रहे थे, अब 370 पे ही पूरी लड़ाई होने लगी। देखिए, जहां तक मुझे लगता है, मतलब कीपिंग माय पर्सनल ओपिनियन साइड, बट मुझे लगता है कि आगे उमर अब्दुल्ला को भी पता कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें सेंटर से ज्यादा पंगे नहीं ले सकते हो। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट सच्चाई यही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अमेंड करेंगे। ये जो अभी 370 की जो सारी नौटंकी हुई है, ये शुरू वहीद पारा ने करी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रेशर में लाया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि बाध्य था, पूरा इलेक्शन लड़ा है 370 के प्लॉय को लेकर। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल जानना चाहता था अपने शेख उवैस भाई से कि आपने तो मैनिफेस्टो में ऑटोनोमी भी डाला हुआ है, तो क्या अगला रेजोल्यूशन ऑटोनोमी पे लाएंगे क्या? फिर कहेंगे कि तो हमारी तो कमिटमेंट थी। तो अवॉइड करिए कन्फ्रंटेशनल इश्यूज, अवॉइड करिए देश को। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं शेख साहब की भी सीमाएं हैं एक प्रवक्ता के नाते। शेख साहब, ये तो बताइए मुझे कि ये बात सही है कि अभी लग रहा था कि, और ऐसा होता भी है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे बढ़ती है, अच्छे नतीजे लेकर आती है। कश्मीर की बहस, आप खुद जो बात कह रहे हैं उसी पर कायम रहे ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 370 का विकास से क्या लेना देना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने देखा होगा, हमारे जो सीएम उमर साहब है, उन्होंने क्लियर बोल दिया था, जिन्होंने 370 लिया उनसे हम 370 क्या मांगेंगे। अब रही बात विकास की, विकास भी चलेगा 370 पे, जो बाय मींस ऑफ लॉ जिस तरह हमें, हमारा रोड मैप है, हमें किस तरह लड़ना है, हम वो लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, वो चलता जाएगा, वो एक प्रोसेस है। इनको 70 साल लगे 370 को, इनकी मजबूरी थी, देश में कोई कार्ड इनके पास भेजने के लिए अब रहा नहीं था। इन्होंने 370 को मोहरा बना के देश, मुझे बताइए देशवासियों को क्या फायदा है 370 से 35A से जो इन्होंने देशवासियों को गिफ्ट दिया। ठीक है, एक क्विक कमेंट इसी पर पूरे देश में क्या मैसेज गया इससे? जिलानी साहब, एक शॉर्ट कमेंट, क्योंकि मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं देखिए, जो चीज अभी है नहीं, जो इतिहास का हिस्सा हो गई है, उस पे चर्चा करना मुझे लगता है वक्त की बर्बादी है। मैं तो सिर्फ इनसे गुजारिश करूंगा, उमर अब्दुल्ला से, कि आप कंस्टिट्यूएंसी वाल जो मूलभूत सुविधाएं देनी है, जो आप जिस आईन को आपने हाजिर नाजिर करके आपने वजीर आला का हलफ लिया है, उसको कम से कम पूरा कर दें। बस यही मैं चाहता हूं कि कश्मीर के उन गांव में जहां पे अंत में मैं ये कहता हूं कि कश्मीर का भला होना चाहिए, कश्मीर में शांति होना चाहिए। नैतिकता की बातें बहुत सारी होती है, सचमुच में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए
जो कश्मीरियत को जिंदा रखे, कश्मीर की उस खूबसूरती को जिंदा रखे जिसके बारे में हम बातें बहुत करते हैं और वो नैतिक बातें लगती हैं, लेकिन ज़मीनी हालात कहीं वैसे बदतर ना दिखाई पड़े जिनके बारे में अमित रैना कई बार कहते हैं, कई और एक्टिविस्ट कहते हैं। ऐसी दुआ करते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।